तो बेशर्मो बगैर तो तुम लोग भी अमेरिका के साथ मिले हुए डबल गेम खेल रहे थे, ऊपर से हमें मार भी रहे, ऊपर से डॉलर भी पकड़े जा रहे थे। पठान अड्डा अड्डा उन्होंने कुन्ना होता है मम्मी डैडी बच्चे बेचारे यहाँ से बीकन आउट से उठ के गए थे। जो हाथ हमने इनकी तरफ दोस्ती का बढ़ाया उसी पे इन्होंने थूक दिया। पेशावर तक ये पूरा जो केपीके का जो एरिया है वो सारे का सारा अफगानिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। तो मुशर्रफ साहब ने फैसला ये किया कि चलें जी, पिटाई तो होनी ही होनी है, चाहे हमारी मर्जी से हो या हमारी मर्जी से ना हो। ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और आज की रिएक्शन वीडियो है अरविंद सहारन सरहद के उस पार। वो शो करते हैं, उस पे उन्होंने एक बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा कि अफगानी हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं, हमसे मुराद पाकिस्तानी ऑब्वियसली, और इंडिया से उतना प्यार करते हैं। हमारे एक दोस्त हैं वीरू विड्स के नाम से, वो कॉमेडी चैनल, अंग्रेजी एक्स मुस्लिम ही है लेकिन वो इंग्लैंड के बॉर्न है तो इसलिए उर्दू कम बोलते हैं। उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजी जो मैंने चलाई भी थी, पठान भाई है जो भी इसका नाम है, वो हमें बड़ा हो रहा था, बड़ा मजाक उड़ा रहा था हमारा, इंडिया के तिरंगे की चुमियां ले रहा था और हमें गालियां दे रहा था, बड़ा पेल रहा था। खास कॉमेडी नहीं की उसने लेकिन चलो कोई बात। तो मुझे इससे वीडियो ने मुझसे पूछा कि यार ये अफगानी हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं, हमने तो बड़ी सपोर्ट की इनकी अमेरिका के खिलाफ, ये वो फलाना टिकना। मैंने कहा नहीं, वो जरा सबर करो, हमने सपोर्ट की इनकी यूएसएसआर के खिलाफ अमेरिका से मिलके, फिर उसके नतीजे में खाना जंगी हुई, तालिबान आ गए, हमने तालिबान की सपोर्ट की जिन्होंने अपने ही अफगानियों की नाक में दम करके रखा हुआ था, उनको मारा पीटा, उन पे जुल्म। फिर आ जाते हैं जी अमेरिका, हमने अमेरिका के साथ फिर डबल गेम की, अमेरिका से डॉलर भी पकड़ रहे थे और हम अंदर से तालिबान की पिटाई भी करवा रहे थे, लेकिन तालिबान को सपोर्ट भी कर रहे थे और अलकायदा को हमने आश्रम दिया हुआ था एबटाबाद में वगैरह वगैरह। तो हम डबल गेम खेलते रहे। तो अंदर में हुआ ये कि यूएस लेड एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, जैसे भी लूली लंगड़ी गवर्नमेंट थी, उसके बावजूद उसके हम खिलाफ थे। तालिबान को हम कहते रहे कि हम आपके साथ हैं, तालिबान गुड तालिबान बैड तालिबान हम कहते रहे। तो फिर आखिरकार तालिबान वापस आ गए जैसे ही अमेरिका गया। तो जो प्रो या एंटी तालिबान थे या प्रो डेमोक्रेटिक फोर्सेस थे या गनी हुकूमत के जो अफगान थे, वो हमसे बड़ी नफरत करते हैं। उसके बदले में जो तालिबान है वो भी हमसे बड़ी नफरत करते हैं। वो भी कहते हैं कि वो बेशर्मो बगैर तो तुम लोग भी अमेरिका के साथ मिले हुए डबल गेम खेल रहे थे, पर डॉलर भी पकड़ जा रहे थे, नीचे से हमें मार भी रहे थे और नीचे से हमें कह रहे थे कि हम तुम्हारे दोस्त हैं। तो हमने जो डबल गेमें खेली उसका नतीजा हमारे सामने। और फिर एक तो अवाम वैसे गुस्से में है कि तुमने तालिबानों को लाए, दूसरा जो प्रो तालिबान थे वो भी गुस्से में है क्योंकि हम पाकिस्तान से बहुत सारे अफगानियों को 1 नवंबर 3-4 दिन रह गए हैं, बड़ी तादाद में उनको धक्के दे के अफगानिस्तान वापस भेज रहे हैं। तो ये सारी वो चीजें हैं जो हमने पिछले 30-40 सालों से जो हम 2 नंबरियां कर रहे थे, शरारतें कर रहे थे। और अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें सिर्फ हम ही कसूरवार हैं, हमारे बड़े लोग मरे इस पूरी जो अफगानिस्तान में जो कुछ होता रहा, ठीक है, इसमें कोई भी कसूरवार नहीं है, सर्कमस्टांसेस हैं। तो बहरहाल ये ओवरऑल वजह है जिसकी वजह से अफगानी हमसे बड़ी नफरत करते हैं। वो सारा गुस्सा जो उनके शायकीन है, शारजा में मैच हो, कहीं पे मैच हो, तो हमारे बेचारे मम्मी डैडी से बच्चे होते हैं, उनको वैसे धो देते हैं वहां पे। पठान अड्डा अड्डा उन्होंने कुन्ना होता है, मम्मी डैडी बच्चे बेचारे यहाँ से बीकन आउट से उठ के गए थे, हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, वो रफ कर राफ्टे मारते हैं पठान। तो एक तो वहां पे धुलाई होती है, दूसरा उन्होंने क्रिकेट मैच में भी उसमें भी हमें उन्होंने पेल दिया। तो बड़ी बड़ी सुबकी हो रही है। तो ये बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मेरा ख्याल ये क्वेश्चन अरविंद सहारन ने गेस्ट को बुलाया, उनसे एड्रेस करवाया, उनके सामने रखा है। तो देखते हैं कि वो क्या जवाब देते हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, तो शायद मुझे भी कोई नई चीज मिले। तो लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पे जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात के इजहार जरूर करें, बताएं कि अफगानी जिनको हमने इतना प्यार दिया, उनको गले से लगा के रखा, उनको आश्रम दिया जब जंगे हो रही थी अफगानिस्तान में, तो उसका थैंक यू ये कैसे बोल रहे हैं। जो हाथ हमने इनकी तरफ दोस्ती का बढ़ाया उसी पे इन्होंने थूक दिया। क्यों ऐसा है, क्यों क्यों कमेंट्स में लिख के बताइए। तो चले चलते हैं आज की वीडियो। अच्छा जी, तो ये है जी अरविंद सहारन की वीडियो, अब से कुछ 4 घंटे पहले आई थी। तो इसका है अफगानी पाकिस्तान से नफरत क्यों करते हैं। तो चलें इसको देखते हैं। स्पीड में थोड़ी सी इसकी बढ़ा देता हूँ क्योंकि वीडियो पहले ही बड़ी लंबी हो गई, मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। तो सुनिए। सरहद के उस पार में खुशामदीद स्वागत। दोस्तों, आज से 4 रोज पहले हमने देखा कि अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम ने बहुत ही कन्विंसिंगली पाकिस्तान को 8 विकेट से इस वर्ल्ड कप में हराया। उस हार के बाद सोशल मीडिया पर जो रिएक्शन देखने को मिला, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अफगानिस्तान के अंदर, वो काफी हद तक शॉकिंग था। क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर इतनी ज्यादा नफरत पाई जा रही है अफगानों को लेकर? आप बीबीसी से लेकर तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखें, आपको हैरानी होगी कि लोगों का यह कहना है कि जी हम इंडिया से हार गए, कोई बड़ी बात नहीं है।
अफगानों से नहीं हारना चाहिए था हमें। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अच्छा ये क्वेश्चन सॉरी उल्टा है। मैं समझा वैसे इन्होंने टाइटल में लिखा हुआ था कि अफ़गानी पाकिस्तान से नफ़रत क्यों करते हैं, बट यहाँ पे अरविंद भाई ने रख दिया कि पाकिस्तानी अफ़गानियों से क्यों नफ़रत करते हैं। हम भी इनसे वैसे बड़ी नफ़रत करने लगे। हालाँकि कितनी अजीब बात है, हम इनसे क्रिकेट मैच के हारने पे और जो आजकल जो पॉलिटिकल टर्मोइल है उसके ऊपर हम इनसे नफ़रत कर रहे हैं। लेकिन जब पाकिस्तानी टीटीपी वाले जब अफ़गानिस्तानी तालिबानों के अंडर थे और उसकी वजह से 80,000 हमारे शहरी मारे गए, तब हमें अकल नहीं आई। तब हम जी जो करा रहे हैं अमेरिका करा रहा है, अमेरिका करा रहा है, अमेरिका के ऊपर सारा बंडल डाल दो, ये तो गुड तालिबान बैड तालिबान है। हालांकि जो ये सो कॉल्ड बैड तालिबान है, तालिबान के अंडर ही रह रहे थे। ये जो अफगानी तालिबान है उन्होंने इनको पाल के रखा हुआ है। लेकिन हमारे हर काम ही हमारी कौम को अकल नहीं है, पागल जो पूतरे इकट्ठे हुए ने। कोई अफगान आपके ज्यादा नजदीक हैं, आपका मजहब एक है और जिस तरह से आपके ताल्लुकात हैं, आना जाना माजी में जितना आसान रहा है, हाँ अब हालात धीरे धीरे कुछ बदल रहे हैं, तो आपके तो रिश्ते उनके साथ बहुत अच्छे होने चाहिए। अफगानिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान को लेकर जो नफरत पाई जा रही है इन दिनों, क्या वजह है उसकी? हमें जी ज्वाइन किया है बैरिस्टर हामिद बशानी साहब ने प्रोग्राम में, आपका खैर मकदम है बशानी साहब। शुक्रिया जनाब, थैंक यू। अफगानिस्तान जैसा कि मैंने बताया पाकिस्तान को उसने हराया, उसके बाद सोशल मीडिया पे एक तूफान आ गया। पाकिस्तान के लिए अफगानों के जितने भी पैगाम आए बहुत ही नफरत से भरे हुए। क्या वजह है? पाकिस्तान ने तो बकौल इमरान खान के अफगानिस्तान में इस वक्त जो तालिबान की हुकूमत है उनकी मदद की है, ओहो। तो उन्हें तो चाहिए था कि वो वेलकम करते इनको, हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है। तो एक-एक करके ज़रा परत दर परत हमें जो है इसकी जो लेयर्स हैं वो खोल के आप समझाएँ बशानी साहब कि इस नफ़रत की आखिर वजह क्या है? क्यों करते हैं अफगान पाकिस्तान से इतनी नफ़रत? क्यों गद्दार नहीं, पहली अफगानी। बात ये है कि ये सवाल बहुत ज़्यादा स्ट्रेट है, इसको रिफ्रेज़ करना चाहिए ओके, कि चूँकि इसका मतलब ये है कि हम मान के चलें कि वो बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं पाकिस्तान से, या पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा नफ़रत लोडेड करते हैं क्वेश्चन है, अफ़गानिस्तान से फॉर दैट लोडेड पर्पज़। क्वेश्चन। हुँ, हुँ। लेकिन ये जिस तरह की जो है वो एक तरह की एक्सचेंज हो रहा है, इस खेल की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान गुज़श्ता कम से कम 1 साल से, वैसे तो इसकी लंबी हिस्ट्री है, हर इश्यू पे इसी तरह की एक जो है हार्ड टॉक जिसको आप कहते हैं, वो चलती आई है, जिसको एक तरीके से आके तो जिसका इज़हार इस मैच की सूरत में हुआ। अब ये जो मैच हारने की बात है, इसकी जो है वो बुनियादी तौर पे इंडिया के साथ जो लोगों ने कंपेयर किया है। आपको याद होगा कि इंडिया के साथ पाकिस्तान के बेशुमार ऐसे मैच हुए हैं, जिनको आप मैच की जगह मैदान जंग कह सकते थे। जिसमें कि शायकीन दोनों तरफ से देखने वाले जो हैं वो अपने-अपने अंदाज़ में एक-दूसरे को एक्सप्रेस करते हैं एक-दूसरे के खिलाफ। तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि वो एक-दूसरे से नफ़रत करते हैं, बल्कि वो डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन जो है और इंटेंसिटी ऑफ द रिलेशनशिप जो है नेगेटिवली और पॉज़िटिवली, वो उसका इज़हार हो रहा होता है। अफ़गानिस्तान के हवाले से इसको 2 तरीकों से देखना चाहिए। एक तो ये है कि गुज़श्ता 50-60 साल से, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि बिगिनिंग से 1947 से 70 साल से पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के दरमियान जो रिलेशनशिप है, वो बुनियादी तौर पे किसी तरीके से भी कोई नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि वो एक तरह की कशीदगी, शक-व-शुबे, एक-दूसरे के ऊपर एतमाद ना करने, जिसको आप ट्रस्ट डेफ़िसिट कहते हैं, हम्म। और एक-दूसरे को स्पेसिफिकली जो है वो शक की नज़र से देखने की है। और दूसरा ये है कि ये गुज़श्ता कुछ अरसे से जो सूरत-ए-हाल वहाँ पे हुई है, उसने उसको समझ लें कि कहीं गुना ज़्यादा बूस्ट दे दिया है। बुनियादी तौर पे ये सारे फैक्टर्स मिलके तो पाकिस्तान, इंडिया के अफ़गानिस्तान के रिलेशनशिप में एक तरह की कशीदगी तो मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसमें जो बूस्टिंग फैक्टर है, वो हालिया पाकिस्तान का जो ऐलान है कि हम यहाँ से जो है वो अफ़गान लोगों को निकालना। निकालेंगे, और उनको बल्कि निकालना शुरू कर दिया, और उनकी जो पकड़-धोकड़ है और जिस सख्ती के साथ और जिस बेरहमी के साथ उनके साथ डील किया जा रहा है, उसके सिर्फ़ जो है उसकी वजह से अफ़गानिस्तान के अंदर ही नहीं, बल्कि खुद पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद में जो पश्तून लोग हैं, या जो लोग ह्यूमन राइट्स पे बिलीव करते हैं, या जो लोग जो है वो किसी न किसी तरीके से ह्यूमन डिग्निटी, इंटरनेशनल जो ह्यूमैनिटेरियन लॉ है उस पे बिलीव करते हैं, वो सब जो है वो सख्त गुस्से में हैं। एग्जैक्टली और ये मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड कर दूं कि ये वही पाकिस्तानी हैं जब इनके अपने ऊपर बात आती है तो कहीं इनको निकालो, इन्होंने बड़ी स्मगलिंग की, फेयर इनफ उसके अंदर बहुत सारी वो बातें भी हैं, लेकिन ये यूएन के ह्यूमन राइट्स चार्टर के सिग्नेटरी हैं, पाकिस्तान रेफ्यूजी कन्वेंशन के सिग्नेटरी हैं। हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि आप जो लोग आए हुए उनको इस तरह नहीं निकाल सकते। इसीलिए जब कोई वेस्ट में जब वो रेफ्यूजीज, क्योंकि वहां पर तो वो दूर है, वहां पे ये जब कोई इस तरह की राइट विंग के उधर के राइट विंग के लोग बात करते हैं तो तब ये देखो कितने पागल हो जाते हैं। अगेन इसका कंपैरिजन करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि पाकिस्तान में पहले ही 70 लाख के करीब अफगानी थे, जो अक्सर नंबर दिया जाता है। वो बड़े अरसे से रह रहे हैं और अब तो सो कॉल्ड अमन ओमान आ गया। अब तो कहा जाता है अफगानिस्तान की करेंसी पाकिस्तान की करेंसी से भी ज्यादा बेहतर है। तो ये कहना कि आप यहाँ से चले जाएं, लेकिन उसका एक तरीका होता है। जब आप लोगों को इस तरह निकालते हैं तो ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी है। लेकिन यही लोग वेस्ट को लेक्चर दे रहे होते हैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर। अगेन बात यही है कि ये तो आपके भाई बंधु हैं, इनका आपसे मजहब मिलता है। हमारा एनडब्ल्यू के जो है वो है ही सारा पश्तूनों का, तो आप तो फैमिलियों को तोड़ रहे हैं, लेकिन तब इनको समझाने वाला कोई नहीं है। अब जो आपका सवाल है उसकी तरफ मैं आता हूँ कि इसके 2 डायमेंशंस हैं। एक तो है हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकली बुनियादी तौर पे पहली बात ये है कि ये स्टार्ट होता है अफ़गानिस्तान से, जो इसकी आप लेयर्स अगर देखें। तो अफ़गानिस्तान पहला मुल्क था जिसने पाकिस्तान को एज़ अ कंट्री, इसकी एक्जिस्टेंस जो है उसको तस्लीम करने से इनकार किया। हालाँकि ये काम करना चाहिए था इंडिया को, अगर उस नुक्ते नज़र से देखें। चूँकि इंडिया को तकसीम करके, जिसको वो कहते थे धरती के टुकड़े-टुकड़े करने के बाद एक नया मुल्क क्रिएट हो रहा था, तो ज़ाहिर है इंडिया अगर उसको अपोज़ करता तो उसकी कुछ ग्राउंड जस्टिफिकेशन, कोई इमोशनल, कोई हिस्टोरिकल, कोई कल्चरल रीज़न्स बनते। लेकिन चूँकि इंडिया ने इसको जिस तरीके से डील किया कि उन्होंने एक फ़ॉर्मूले पे एग्री करके तो तकसीम के अमल को कंसेंट किया, उसको अप्रूव किया,
तो उसके नतीजे में ज़ाहिर है उन्होंने उसको तस्लीम किया। लेकिन अफ़गानिस्तान ने फ्रॉम डे वन इसको तस्लीम नहीं किया। ये जब पाकिस्तान की पहली जो है वो इसके तस्लीम करने की रेज़ोल्यूशन यूनाइटेड नेशन में गई, तो उसमें अफ़गानिस्तान वाज़ द ओनली कंट्री ऑन द ग्लोब जिसने इसके खिलाफ वोट दिया कि नहीं जी हम नहीं मानते। और उस ना और उसकी वजह सबसे बड़ी ये थी कि जो ड्यूरेंट लाइन थी, जो अफगानिस्तान का बॉर्डर था, वो उसको अभी तक नहीं मानते। सो मच सो कि इवन जो तालिबान है वो भी इसके ऊपर क्लेम करते हैं, और वो क्लेम ये करते हैं कि पेशावर तक ये पूरा जो केपीके का जो एरिया है वो सारे का सारा अफगानिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। ये हमारे ब्रदर भाई मानने की वजह क्या? उस ना मानने की वजह हिस्टोरिकली जो अफ़गानों का या दूसरे अल्फाज में अफ़गानिस्तान का भी आप कह सकते हैं कि एक स्टैंड रहा है इस इलाके को लेकर, जो कि 1947 में पश्तूनख्वा के नाम से या फ्रंटियर के नाम से पाकिस्तान का हिस्सा था। तो ये इलाके चूँकि बुनियादी तौर पे ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान के साथ इसकी बहुत सारी परतें जुड़ी हुई हैं। पहली बात ये है कि ये यहाँ पे एथनिक ग्रुप जो हैं, एथनिसिटी जो है वो एक है, पश्तून स्पीकिंग लोग हैं जिनके लंबे चौड़े हिस्टोरिकल रिश्ते ही नहीं बल्कि एक ही लोग हैं। ये जिसको आप अफ़गानिया कहते हैं या अफ़गानिस्तान कहते हैं, किसी भी तरीके से इसको करें, एक लिंग्विस्टिक जो अप्रोच है वो अपनी जगह के पश्तून स्पीकिंग लोग सरहद के दोनों तरफ, लेकिन जो पश्तून स्पीकिंग नहीं भी हैं, जो अफ़गान कल्चर इटसेल्फ है, नॉन पश्तून स्पीकिंग, उनका भी इतना ही जो है वो करीबी किस्म का एक ताल्लुक और कम्फर्ट बनती है। और उसकी वजह ये है कि हिस्टोरिकली ये इलाके बुनियादी तौर पे ओपन इलाके रहे हैं जिन पे सरहदों पे पाबंदी नहीं रही, आना-जाना, ओपन ट्रेड और लोगों का ह्यूमैनिटेरियन बुनियादों पे एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की शादी-ब्याह में शिरकत करना, इवन कॉमन मार्केट्स, और ये सारी चीज़ें रही। अब जिसको आप ड्यूरेंट लाइन कहते हैं जो खींची गई, पहला जो अफ़गानिस्तान के हवाले से एक अनईज़ी मामला हुआ, उसमें चूँकि अंग्रेज़ों ने इसको डिवाइड किया और उन्होंने मोस्टली उसी तरीके से डिवाइड किया जिस तरह उन्होंने बाकी दुनिया के बेशुमार मुल्कों को इसी तरह जो है आप यूँ कह सकते हैं कि केयरलेसली या नोइंगली जो है वो एक तरीके से जानबूझ के तो एक तरीके से उसको तकसीम किया कि वो लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया। कहीं भी आप चले जाएँ। ये इसमें थोड़ी-सी मैं यहाँ पे अपनी इनपुट दे दूँ, फेयर एनफ दैट्स हिज ओपिनियन, कि ज़ाहिर बात है बाल्फोर डिक्लेरेशन जो इसराइल-फ़लस्तीन का मसला है, और ये इंडिया की जो सेपरेशन हुई, और ऑब्वियसली बांग्लादेश और इसकी, और वहाँ पे चाइना के साथ भी, हांगकांग के साथ वो भी, तो ये सारी, क्योंकि द लास्ट ग्रेट कॉलोनियल पावर जो थी वो था ब्रिटेन। और ब्रिटेन जब इनखला हो रहा था सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उनका जब उनको इस चीज़ की समझ आ गई थी कि इट इज़ नो लॉन्गर फीजिबल टू रन द वर्ल्ड ऑन कॉलोनियल प्रिंसिपल, जिस तरह की पहले बिज़नेस एज़ यूजुअल नहीं हो सकता, तो उधर से अमेरिका ने डंडा दिया हुआ था इनको कि खत्म करो दोनों, फ्रांस को, और ये बड़े कम लोग जानते हैं कि फ्रांस और इंग्लैंड दोनों को प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने डंडा दे के रखा हुआ था। और अमेरिका की सेकंड वर्ल्ड वॉर में घुसने की वन ऑफ द कंडीशन ये थी, वन ऑफ मैनी, कि आपने ये कॉलोनीज जो बनाई हुई है, आपने ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में खत्म कर देनी है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को जो इन्होंने कंस्पिरेसी थ्योरी बनाई हुई है ना, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाज एक्चुअली ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, कि हम ट्रेड के लिए पूरी दुनिया को खोल देंगे। दैट इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू यूनाइटेड स्टेट्स टू द वर्ल्ड, कि उन्होंने ट्रेड के लिए पूरी दुनिया को खोल दिया। और यूएस नेवी जो है सारे ओशंस पे रूल करती है, और इट इंश्योर्स कि आप ट्रेड करें और आगे की तरफ जाएं। तो अमेरिकन मॉडल जो आया था, जब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आया था, दैट वाज पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड, और वो कॉलोनियलिज्म की फेवर में नहीं था। अगेन वन ऑफ द शर्तें ये भी थी कि आपने यूएस डॉलर को आपने ग्लोबल करेंसी मान लेना वगैरह वगैरह। देयर वाज सो मेनी अदर लिटिल, ऐसे ही नहीं आ गया था अमेरिका, रूजवेल्ट ऐसे ही नहीं आ गया था हिटलर के खिलाफ। एनीवे, तो इस सब के साथ साथ जब इंग्लैंड को इस बात का एहसास हो गया था कि भाई अब नई दुनिया में हम इंडिया को अपना ब्रिटिश राज नहीं बना सकते, अब वहां पर दे हैड टू लीव इन अ हेस्ट, क्योंकि वहां पे सेकंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी, हिटलर ने इनको नचाया हुआ था, और इनको मैन पावर की भी जरूरत थी, इधर से जापान के साथ भी पंगा चल रहा था वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें जो उस वक्त चल रही थी, देवर इन अ हेस्ट टू गो बैक टू यूरोप। बेसिकली ये कार्विंग अप का जो प्लान था ये उसी वक्त शुरू हो चुका था। बाल्फोर डिक्लेरेशन एक्चुअली स्टार्टेड अ लिटिल बिट बिफोर 1917 की वो बात है। उस वक्त फर्स्ट ग्रेट, वहां पे भी एक वो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ था, लीग ऑफ नेशंस बनाई थी पहली जंग अजीम के खत्म होने के बाद, रशिया का जार चला गया था, सल्तनत उस्मानिया टूट गई थी वगैरह वगैरह। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो जब जो बॉर्डर्स उस वक्त के थे, जो वैसे अफगानी बड़े मजे से कहते हैं, वो जी दिस इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, बरतानिया की है वो जंग, मुझे भूल गई है, 1860 की थी, 68 की थी, जब उन्होंने इनके साथ मुआहदा करके जा रहे थे, तो अफगानियों ने इन्हीं के वेपन उनसे लेके इनको मारा, पर उन्होंने फिर आके इनकी धज्जियां उड़ाई थी अंग्रेजों ने। लेकिन फिर उन्होंने डील ये की थी कि आप रशिया को उधर रखें, आपने इधर नहीं आना, तो इन्होंने ड्यूरेंट लाइन तब बनाई थी एज अ बफर स्टेट, तो कोई अफगानियों ने नहीं छीना था इनसे। तो एनीवे, तो जो बॉर्डर उस वक्त था, क्या पाकिस्तान ने आजादी इजाजत देनी थी कायदे आजम ने कि हाँ भाई ये दे दो अफगानियों को दे दो? ये बिल्कुल भी नहीं, ऑफ कोर्स इट वाजंट गोइंग टू हैपन। तो ये बैरिस्टर बशानी साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई डोंट थिंक यू कैन पुट ऑल द ब्लेम ऑन यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम वाज रिस्पांसिबल फॉर द बॉर्डर्स दैट दे हैड एट दैट मोमेंट। अब वो तो हर कोई क्लेम कोई ना कोई कहीं से उठा लेगा, कहेगा ये वाला क्लेम जी 17वीं सदी में ये हमारा था। वो चाइना का जो मंचूरियन का जो एरिया का जो पूरा डिस्प्यूट है रशिया के साथ, वो कभी ये कहते हैं, कभी उस जमाने में हमारे साथ था, तो कभी वो जापान के साथ, वो आइलैंड्स का नाम मुझे भूल गया, उन आइलैंड्स का मसला रशिया का जापान के साथ चल रहा है। वो उसमें ट्रांसलेशन के चक्कर में वो मारे गए। वो एक ने कोई 16th सेंचुरी से क्लेम शुरू किया हुआ, दूसरे ने 18th सेंचुरी से शुरू किया हुआ। सो दैट कैन नेवर एंड। सो आई डोंट थिंक इट्स दैट इजी टू
पुट ऑल द ब्लेम ऑन द यूनाइटेड किंगडम। उन्होंने, जाहिर बात है, पाकिस्तान ने तो नहीं जाने देना था वो। ग्लोब पे मिडल ईस्ट से लेके एशिया तक, इन सब कॉन्टिनेंट से लेके किसी और जगह पे आप देखेंगे कि जहाँ-जहाँ पे बरतानिया की अमलदारी रही है, उन्होंने जहाँ-जहाँ मुख्तलिफ मुल्कों और कामों के दरमियान लकीरें खींची हैं, वो उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, जो उनको उस वक़्त अपना जो कॉलोनियल टाइम था, जो इंतज़ाम था, उसको बरकरार रखने के लिए जो उनको सूट करता। तो ये अफ़गानिस्तान के लोगों ने डे वन से इसको मानने से इनकार कर दिया। सेम वाज़ द सिचुएशन अक्रॉस द बॉर्डर, जो दूसरी तरफ लोग बसते थे, उन्होंने भी उसको मानने से इनकार कर दिया। उनके खिलाफ बहुत बड़ा जबर किया गया, ताकत का इस्तेमाल हुआ, लेकिन उसके बावजूद ये रास्ता रोकने में या उसको मुकम्मल तौर पे बंद करने में अंग्रेज़ जो है, वो नाकाम रहे। यानी आप यूँ समझ लें कि उस वक़्त की इतनी बड़ी सुपर पावर का एक मसल्लत करदा ऑर्डर जो था, वो उन्होंने ओपनली उसको वायलेट किया और उस पे अमल करने से इनकार कर दिया। बाद में पाकिस्तान ने एग्ज़ैक्टली वही मॉडल, वही सॉल्यूशन उन पे री-इम्पोज़ करने की कोशिश की 1947 के बाद। तो ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक मिसकैलकुलेशन और मिसबिहेव था कि आप कॉलोनियल एरा का एक ऐसा जो है वो फार्मूला, जिसको सरहद के दोनों तरफ के लोग नफरत की नजर से देखते हैं और उसको मानने के लिए कतई तैयार नहीं, आप इंसिस्ट करें कि आपने इसको मानना ही मानना, यानी आपने एक कॉलोनियल रोल ले लिया अपने हाथ में और प्रैक्टिकली अफगानिस्तान को इसी तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया जिस तरह के आपके उसके ऊपर को कॉलोनियल अपर हैंड है। हालांकि उस एतबार से देखा जाए तो अफगानिस्तान उस वक्त पाकिस्तान से कहीं ज्यादा स्टेबल मुल्क था, मुख्तलिफ हवालों से, इकोनॉमी के हवाले से, कल्चर के हवाले से, एजुकेशन, हर चीज। लेकिन ये रवैया पाकिस्तान ने अपनाया, जिसकी वजह से जाहिर है उन्होंने क्लियरली ये कहा कि ये तो अंग्रेजों का एजेंडा है, और वो पहले इस बात पे मशकूक थे कि ये जो पाकिस्तान की क्रिएशन है, ये कहीं अंग्रेजों का एक ग्रेटर जो प्लान है उसका हिस्सा है, और ये जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, बल्कि साउथ एशिया में और सेंट्रल एशिया में जो अंग्रेज अपनी अमलदारी कायम रखने के लिए और अपने इन्फ्लुएंस को बरकरार रखने के लिए उन्होंने एक पार्ट क्रिएट किया है। और जब पाकिस्तान ने उसी तरह की पॉलिसियां अपनानी शुरू कर दी तो उनका शक यकीन में बदलता, जिसकी वजह से जाहिर है पॉपुलेशन ने टोटली जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के जितने फार्मूले थे उस पे आदमी एतमाद का इज़हार किया, जिस पे कि ये जितना भी इनके दरमियान अच्छे ताल्लुकात और बुरे ताल्लुकात रहे हैं, ख्वाह वो मुल्ला उमर का दौर हो, जबकि ये अफगानिस्तान को अपना फिफ्थ प्रोविंस समझ रहे थे प्रैक्टिकली और उसको ट्रीट कर रहे थे प्रैक्टिकली, ख्वाह उसका दौर हो, उससे लेके डॉक्टर नजीब से लेके तो अब तक का जो तालिबान का दौर है, इस हर दौर में ये चीज इसमें बड़ी जो है वो क्लियर रही कि पाकिस्तान इस मामले में उनको पुश करता रहा कि आप तस्लीम करें, और वो उसका जवाब देते रहे, वही जो मैंने अभी दिया, जिसका मतलब ये था कि ये एक बिग सोर्स ऑफ टेंशन हिस्टोरिकली मौजूद रहा है। लेकिन इसमें जो है वो चलें एक टेंशन आप कह सकते हैं, लेकिन जो रियल अफगानियों के अंदर एक रिएक्शन हुआ वो 1979 के बाद, जब सोवियत यूनियन और अफगानिस्तान के दरमियान जो मसाइल हुए, जिसमें कि वहाँ पे फौजकशी हुई और अमेरिकी और वेस्टर्न फोर्सेज जो हैं उन्होंने वहाँ पे जाके डेरे डाले, जिसमें पाकिस्तान को एज ए व्हीकल इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान ने जो वहाँ पे रोल प्ले किया उसका अफगानियों ने कंक्लूड ये किया। हालांकि ये रोल जो है 79 से लेके ये जो 20 और 20-40 साल तकरीबन बनते हैं, इसमें ये बहुत इसके अप्स और डाउन हुए, लेकिन उन्होंने कंक्लूड ये किया, जिसको बहुत शार्ट लफ्जों में और बहुत ही ज्यादा क्रूड और अवामी जुबान में, कि जी पाकिस्तान ने डॉलर लेके तो हमारा ये अशर किया, और इस पूरे अरसे में ये हमारे साथ जो कुछ होता रहा उसके बदले में पाकिस्तान को डॉलर मिलते, वहाँ यहाँ पे बम फटते हूँ, वहाँ यहाँ से अफगानों को गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले किया जाता रहा हो, वहाँ यहाँ पे जो है फौजकशी लोकल जो है या इसके नाम पे बगावतें करा के, तो इस तरह के तालिबान टाइप लोग क्रिएट करके जो खाना जंगी कराई गई हो, हर चीज में उनका ये अकीदा है, ये डॉलर के इवज हुआ है, जो कि जाहिर है हिस्टोरिकली जिसका बैकअप है, और हिस्टोरिकली इसको बेशतर लोग जो है वो मानने से इनकार नहीं कर सकते जो फैक्ट्स पे भी। ये तीसरा, और ये बात बिल्कुल सच है, और ये बात मैंने इनके कहने से पहले भी कही थी, और परवेज मुशर्रफ साहब इन द लाइन ऑफ फायर अपनी बुक में लिख चुके हैं कि किस तरह पैसे पकड़ पकड़ के वो उनको भेजते रहे। और मुझे याद है उस जमाने में परवेज मुशर्रफ जब उनकी प्रेसिडेंसी खत्म भी हुई थी, उसके बाद उन्होंने पूरा एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स दिए दुनिया के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जा जाके, और वो बड़े फख्र से बताते थे कि हमने इनको पकड़ के यूएस के हम एलाए रहे, लेकिन साथ साथ कहते ये थे कि हमें शिकायत ये होती थी कि हमें इनफ पैसे मिले नहीं। यूएस में एक नंबर फिगर फ्लोट आउट किया गया था यूएस के मीडिया में कि $100 बिलियन पाकिस्तान को दिए हैं, एंड देन ही यूज्ड टू से कि नहीं, इसमें से हमें से मिलजुल के ना कोई 3 या 4 अरब डॉलर मिले हैं, बल्कि उससे ज्यादा खर्चा हमारा हुआ, बाकी की तो दूसरी चीजों के अंदर ट्रेड वगैरह को भी इन्होंने बीच में डाल दिया, एटसेट्रा। कहने का मतलब ये है कि जब आप एक तरफ 90s में आप उनके दोस्त बने हुए सो कॉल्ड, और फिर वहां पे उन्होंने भी गंदी हरकतें की, उन्होंने भी वहां पे पूरी ये अलकायदा की छेड़खानियां की, और इसके साथ उसामा बिन लादेन के साथ के किसने कहा था, किसने कीड़े ने काटा था कि आप जाके उनकी बिल्डिंग गिरा दें, उधर नाइजीरिया में उनकी एम्बेसी के ऊपर हमला किया, और फिर बहरी बेड़े के ऊपर हमला किया, जिसके ऊपर मूवी सीरियाना भी बनी, फिर ऑब्वियसली 9/11 हो गया, तो फिर तो उन्होंने आपको लिटाना था, तो वो वापस नहीं कर किया, तो फिर पाकिस्तान के हाथ से चॉइस निकल गई हुई। तो मुशर्रफ साहब ने फैसला ये किया कि चलें जी, पिटाई तो होनी ही होनी है, चाहे हमारी मर्जी से हो या हमारी मर्जी से ना हो, क्यों ना हम फिर थोड़े से पैसे पकड़ लें उनसे। तो हमने फिर उनके पैसे पकड़े, और फिर वहां से वो काम चलता रहा, और फिर ऑब्वियसली ये जो रिजेंटमेंट थी पूरी एक जनरेशन को उनमें तालिबानों की तरफ से भी आई, और फिर जो सेकंड जनरेशन जो करजाई की हुकूमत बनी अमेरिका के साए के नीचे, उनके पहले दिन से ताल्लुकात पाकिस्तान से अच्छे नहीं थे और इंडिया के उनसे थे। हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट थी, उन्होंने ये सोच लिया कि अगर इंडिया के अफगानिस्तान से ताल्लुकात अच्छे होंगे तो बाय डिफॉल्ट वो हमारे अच्छे नहीं होंगे। अगेन इट गोज बैक टू आवर बुगीमैन इंडिया, जो विकीलीक्स में आया था कि इर्रेशनल फियर है पाकिस्तान को इंडिया से। हमें यह था वो जी हमारा ईस्टर्न बॉर्डर भी तो पहले ही महफूज नहीं है, वेस्टर्न बॉर्डर भी महफूज नहीं है, हम सराउंड हो गए हैं, हमारे ऊपर हमले हो जाने हैं। तो हमने जो करजई हुकूमत थी, फिर बाद में और हुकूमतें, फिर गनी एंड लास्ट हुकूमत गनी हुकूमत थी, हमने उनकी जड़ें काटना शुरू कर दी। 20 साल हमने उनकी जड़ें काटी, और उसके नतीजे में क्या हुआ? उसके
नतीजे में ये हुआ कि पूरे जो अफगानी जो सेटअप था, इवन डायस्पोरा था, वो आपसे बदजन हो गए। एंड में आपके पेटी भाई तालिबान आए, उन्होंने भी आपके मुंह पे चिपड़े करा के उन्होंने कहा दौड़ जाओ इधर, अब हमने तुम्हारी डबल गेमों को हम नहीं कुछ समझते। तो बहरहाल यही एक कहानी है। आगे मैंने अभी वीडियो नहीं देखी, लेकिन अभी आधी से ज्यादा वीडियो पड़ी, आई थिंक वो बड़ी लंबी हो जाएगी, इतना शायद लोगों के पास टाइम नहीं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिन लोगों ने उनकी बाकी की वीडियो देखनी है आप जाकर उनके चैनल पर देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पर जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं और नीचे कमेंट्स अपने ख्यालात का इजहार भी कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस ऑफिस। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।